Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case. So last वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट हैं, मतलब कि सबसे नीचे हमें लोअर कोर्ट्स जो हैं वो दिखते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं। उसके ऊपर होते हैं हाई कोर्ट, जो कि हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका दो स्टेट्स को मिला के एक हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब और हरियाणा, और नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट्स को मिला के एक उनका हाई कोर्ट है। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं, बट नॉर्मली हमें ये देखने मिलता है कि मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनका अपना अपना हाई कोर्ट है। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सबसे ऊपर वाला कोर्ट है, सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट है, और वो पूरे इंडिया में एक ही है, राइट। और जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो नीचे वाले कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग होते हैं, राइट। और जो भी डिसीजंस हाई कोर्ट में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के अंदर जो है बाइंडिंग होते हैं। तो ये हमने एक जरिया पढ़ा था जिसके थ्रू ये सारे कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि जो भी ऊपर वाले का डिसीजन है वो नीचे वालों पे बाइंडिंग हो रहा है। तो एक तरीका हो गया इनके कनेक्शन का ये। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक और जो तरीका हो सकता है इनके कनेक्शन का, कि ये जो जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो नीचे ऊपर से नीचे वाला सिस्टम हो गया कि ऊपर वाले जो कोर्ट्स हैं उनका डिसीजन नीचे वालों पे बाइंडिंग है। और इसी तरीके से मैंने बताया था नीचे से ऊपर का भी एक कनेक्शन है, कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आप लोअर कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट अपील हायर कोर्ट में जो है फाइल कर सकते हो। तो उसी के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एग्जाम्पल से, कि आखिरकार ये जो एपेलेट सिस्टम है वो क्या है। जो एग्जाम्पल है वो है हमारा स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, 1985 का ये केस है। फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, किस तरीके से ये जो केस है वो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का सफर पूरा करता है। इन February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. तो 1980 के फरवरी में लक्ष्मण कुमार जो है वो एक 20 साल की लड़की जिसका नाम सुधा गोयल था उससे शादी कर लेता है, और ये लोग दिल्ली में लक्ष्मण के घर में रहते थे। और लक्ष्मण के घर में उनके भैया, मतलब उनके भाई थे, और उन भाइयों की फैमिलीज भी उसमें रहती थी, और साथ ही साथ लक्ष्मण के जो मम्मी थी वो भी थी। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। तो 1980 में ही, मतलब कि शादी का भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तो दिसंबर 2 को क्या हुआ, सुधा की जो है वो डेथ हो जाती है, वो भी जलने की वजह से, बर्न की वजह से, कि उसका जो शरीर है वो बहुत ज्यादा जल चुका था और इस वजह से हॉस्पिटल में वो दम तोड़ देती है। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट्स। और ये सिचुएशन देख के क्योंकि जो सुधा की मृत्यु है वो कैसे हुई थी, जलने की वजह से हुई थी, तो ये बहुत ही एक ऐसा दिखने में लगता है ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि सुधा के फैमिली ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witnesses. तो जब इस केस को कोर्ट में फाइल किया गया तो सुधा के जो नेबर्स थे, 4 नेबर्स, उन्हें बुलाया गया एज विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे। They stated that on the night of December 1, they heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. तो वो बोलते हैं कि दिसंबर 1 की रात को क्या हुआ था कि उन लोगों ने सुधा के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, और उन लोगों ने फिर क्या किया, इतने चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो वो लोग फिर लक्ष्मण के फ्लैट में घुसे। जैसे तैसे उन लोगों ने जो है लक्ष्मण के फ्लैट में एंट्री ली, और उन्होंने क्या देखा कि सुधा जो है वो वहां पे खड़ी थी, और उसकी साड़ी जो है, मतलब वो साड़ी पहने खड़ी थी और उसकी साड़ी, उसके कपड़े जो है वो जल रहे थे, आग की लपटों में वो झुलस रही थी। They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. फिर इन पड़ोसियों ने क्या किया, उन्होंने सुधा की जो आग है उसे बुझाने की कोशिश की, तो एक बोरे और एक कंबल की मदद से उन लोगों ने सुधा की आग को बुझाया। सुधा told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. तो उस टाइम जलने के बाद सुधा की इतनी हालत होगी कि वो बोल पा रही थी, तो उसने क्या बताया इन विटनेसेस को, इन पड़ोसियों को, कि सुधा की जो मदर इन लॉ है, जो सास है, उन्होंने सुधा के ऊपर कैरोसिन का जो तेल है, मिट्टी का तेल, वो छिड़क दिया था, और सुधा का जो पति है उसने उस सुधा के ऊपर जो तेल लगा था उसमें आग लगा दी। During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to the torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. तो जब ये केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो सुधा के फैमिली मेंबर ने और
उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या बताया कि सुधा को जो है बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था उसके ससुराल वालों की वजह के द्वारा, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो डिमांड कर रहे थे सुधा से कि और कैश लाओ, अपने घर वालों से जाके पैसा मांग के लाओ, दहेज के लिए वो उसको परेशान कर रहे थे, उससे एक स्कूटर मांग रहे थे और एक फ्रिज मांग रहे थे, मतलब उनके पहले बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में, कि जैसे ही बच्चा जो है पहला बच्चा होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए, स्कूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है हमें चाहिए। तो इस तरीके से वो सुधा को टॉर्चर कर रहे थे। As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. अब जो लक्ष्मण और उसकी मदर हैं वो भी अपने बचाव में कुछ बोल रही थी, वो भी अपने पक्ष रख रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई केरोसिन का तेल वेल लगा के आग नहीं लगाई है, बल्कि सुधा की साड़ी में तो अपने आप ही आग लग गई थी। सुधा जो है वो दूध उबाल रही थी और एक्सीडेंट में क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आग जो है वो सुधा की साड़ी में लग गई। On the basis of this and other evidences, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. अब पूरा केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चला और दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद जो कोर्ट है उसने क्या किया, उसने लक्ष्मण को, लक्ष्मण की जो मम्मी थी शकुंतला और उनके जो भाई थे सुभाष चंद्र, इन तीनों को ही सेंटेंस कर दिया टू डेथ, मतलब एक तरीके से उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी। In November 1983, the three accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. अब नवंबर 1983 में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों जिनको ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी, वो लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, अपील करते हैं ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो ये जो है आपको पहला स्टेप देखने मिल रहा है हमारे एपलेट सिस्टम में कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट था। ट्रायल कोर्ट में जो भी डिसीजन लिया उससे जो लक्ष्मण और उसके फैमिली मेंबर्स थे जिनको सजा सुनाई गई वो खुश नहीं थे। उन्हें डेफिनेटली उनको सजा सुनाई है तो क्यों ही खुश होंगे, तो वो लोग और कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हमें ये जो सजा मिली है उसको हटाया जा सके। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट, जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट अपील दर्ज कर दी, किसमें, हायर कोर्ट में, कि जो ट्रायल कोर्ट में डिसीजन लिया है हम उससे एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं है और आप इस केस पे वापस से सुनवाई करो। The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. अब जब हाई कोर्ट में ये केस चलता है और हाई कोर्ट में जब सारे सबूतों को रखा जाता है और जो वकीलें हैं वो अपनी अपनी दलीलें देते हैं, तो उसके बाद हाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि सुधा की जो डेथ है वो किसी साजिश की वजह से नहीं हुई है, लक्ष्मण और उसकी मम्मी ने सुधा को आग नहीं लगाई है, बल्कि सुधा की जो डेथ है वो तो एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई, केरोसिन स्टोव की वजह से हो गई। और इसीलिए फिर हाईकोर्ट ने क्या किया, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष को एक्विट कर दिया गया। एक्विटेड मतलब एक तरीके से जिस जुर्म का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है उससे उनको बरी कर देना, ये कह देना कि ये जुर्म इन लोगों ने नहीं किया है, तो एक तरीके से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया हाई कोर्ट ने। तो ट्रायल कोर्ट ने तो इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी थी, बट जब इन लोगों ने अपील की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस चला तो हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन्हें तुम बरी कर दो, इन्हें रिहा कर दो। You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in 1980s women's group across the country spoke out against dowry's death. तो हमने क्लास 7th के बुक में हमने फोटो ऐसे पढ़ा था जिसमें हमने एक तरीके से देखा था कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू जो है लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो विमेन्स की मूवमेंट है वो चली थी और उस टाइम पे 1980s में औरतों ने क्या किया था, जो डाउरी डेथ हो रही थी, मतलब कि दहेज की वजह से जो औरतें मर रही थी कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो औरत के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि अपने घर वालों से दहेज लाई, इस तरीके से इस चीज की वजह से बहुत सारी जो औरतें हैं उनकी मृत्यु हो रही थी। तो इस पूरी सिचुएशन के खिलाफ 1980s में औरतों ने एक मूवमेंट चलाई, एक आंदोलन चलाया। They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. तो ये औरतें जो है वो किस चीज के खिलाफ आवाज उठा रही थी, वो कोर्ट के फेलियर के ऊपर आवाज उठा रही थी कि किस तरीके से कोर्ट जो है इन सभी औरतों को जिनकी मृत्यु इस तरीके से दहेज की वजह से हो रही है या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हो रही है, तो उन औरतों को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से वो लोग आवाज उठा रही थी। The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. तो अब जब इन सभी औरतों के सामने ये सिचुएशन आई, जब जितने भी औरतें आंदोलन में थी, तो उन लोगों ने जब इस केस के बारे में सुना कि किस तरीके से सुधा के जो गुनहगार थे उन्हें बरी कर दिया गया है, तो औरतें बहुत ज्यादा गुस्सा हुई।
सो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की फिर हाई कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मतलब कि ये जो फेडरेशन है उसने बोला कि हम हाई कोर्ट के इस डिसीजन से, इस जजमेंट से खुश नहीं हैं। सुधा के जो गुनहगार हैं उन्हें इस तरीके से रिहा नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये जो औरतें थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुधा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family. तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस दलील को सुना, इस केस को की सुनवाई की। तो लक्ष्मण और उसके जो दो फैमिली मेंबर्स थे, उसकी मम्मी और उसका भाई जो है, उनके खिलाफ जो है केस चला फिर से सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड रीच्ड अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला, फिर से सबूत देखे गए, फिर से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि हाई कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल ही अलग था। They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लक्ष्मण और उसकी मदर जो है वो गिल्टी हैं, वो गुनहगार हैं। उन्होंने एक तरीके से सुधा को मौत के घाट उतारा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रदर इन लॉ को मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ब्रदर इन लॉ को एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ब्रदर इन लॉ के खिलाफ जो है मतलब सुभाष के खिलाफ कोई खास एविडेंस सबूत नहीं मिले और इसीलिए सबूतों के अभाव में जो सुभाष है उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज्ड टू प्रिजन फॉर लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम ही डिसीजन सुनाया जो कि ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो लक्ष्मण और उसकी मदर थी उनको उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। मतलब कि ट्रायल कोर्ट ने तो सुभाष को भी गिल्टी किया था, बस सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष को गिल्टी नहीं ठहराया, उसको बरी कर दिया और बाकी दोनों को सजा सुना दी। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझ आया कि किस तरीके से जब कोई केस जो है ट्रायल कोर्ट में जाता है और अगर कोई पर्सन उस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं होता तो वो हायर कोर्ट में, मतलब ट्रायल कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट है मतलब कि हाई कोर्ट, उसमें जाके वो अपनी अपील जो है दे सकता है। और अगर कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज कर सकता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम एपेलेट सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील जो है वो दर्ज की जा रही है। अब हमें एपेलेट सिस्टम तो समझ आ गया, बट इस एग्जाम्पल में कुछ और ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए कि जब हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा और उसमें एक जगह बात आई थी कि लक्ष्मण और उसके मम्मी ने अपने पक्ष में, मतलब कि लक्ष्मण और उसके परिवार वालों ने अपने पक्ष में भी एक तरीके से सफाई दी कि हमने कुछ नहीं किया है, ये तो एक एक्सीडेंट था। इसका मतलब कोर्ट में जो भी कार्रवाई होती है वो दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सुधा के घर वालों ने अगर केस फाइल किया है और लक्ष्मण और उसके परिवार वालों पे इल्जाम लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट पहले से ही ये मान लेगा कि सुधा की मृत्यु इन लक्ष्मण और उसके परिवार वालों की ही वजह से हुई है। कोर्ट ये सोच के नहीं चलेगा, कोर्ट केस को दोनों तरीके से देख के चलेगा। कोर्ट जो है वो सुधा के परिवार वाले की बात भी सुनी और कोर्ट ने लक्ष्मण के जो परिवार है उसकी बात भी सुनी, तो दोनों ही पक्षों की बात सुनी जाती है। साथ ही साथ फिर हमने लास्ट में ये देखा कि जो ब्रदर इन लॉ है सुभाष, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले और इस वजह से उसको फ्री कर दिया गया। इसका मतलब कि हो सकता है सुभाष जो है वो गिल्टी हो, बट क्योंकि कोर्ट को उसके खिलाफ एविडेंसेस नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, इसलिए उसको बरी कर दिया गया। मतलब कि कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पे काम करता है। आप झूठी दलीलें दो, सच्ची दलीलें दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही आप सच कह रहे हो बट आपको अपने सच को प्रूव करने के लिए वहां पे एविडेंस देना पड़ेगा, राइट। तो जो कोर्ट है वो एविडेंस से काम करता है, सबूतों के आधार पे चलता है। अगर किसी गलत ने कुछ ऐसा सबूत लाके दे दिया जिससे कि वो सही साबित हो रहा है तो फिर गलत को सजा नहीं मिलेगी, मतलब कि गलत जो है वो फ्री हो जाएगा और किसी इनोसेंट को सजा मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ सबूत के हेर फेर की वजह से। तो कोर्ट जो है वो एविडेंसेस पे चलते हैं। इसको हम अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, बट हाँ यही एक सिस्टम है। तो हमारे जो कोर्ट है वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब कि चाहे 100 गुनेगार जो हैं वो फ्री हो जाएं, वो एक तरीके से रिहा हो जाएं, बट एक इनोसेंट को, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से सिस्टम या रूल जो है वो कोर्ट्स में फॉलो किया जाता है। इसीलिए सब कुछ सबूतों के आधार पे चलता है कि अगर आपने ये सबूत दे दिया कि सामने वाला गुनहगार है तो उसको सजा मिलेगी, बट अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो फिर सजा नहीं होगी। तो इनोसेंट को जो है वो सजा नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसके साथ जो है गलत नहीं होना चाहिए।
तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Now the subordinate court is more commonly known by many different names. These include the trial court or the court of district judge, the additional session judge, chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, civil judge. तो हमने इस वाले एग्जाम्पल में जो है बात की है ट्रायल कोर्ट की, और जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे नीचे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जो है दोनों ही सेम है, और जो सबसे नीचे वाले कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, इन्हें काफी सारे नामों से बुलाया जाता है. जैसे कि इसमें लिखा ही है कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट भी कहते हैं, मतलब कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, इन्हें ट्रायल कोर्ट कहते हैं, इन्हें एडिशनल सेशन जज भी कहा जाता है, इन्हें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये सभी जो है बोला जाता है. तो अगर कहीं पे ट्रायल कोर्ट की जगह आ जाता है सिविल जज ने ये डिसीजन दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि वो लोअर कोर्ट की बात हो रही है. सो आई होप कि आपको ये जो एपेलेट सिस्टम है वो अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू, और हमने और भी काफी सारी चीजें इस सेक्शन में देखी, तो आपको और भी क्लैरिटी आ गई होगी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है.